हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलन जूनियर विंग। आज हम करेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज को हम हिंदी में कहते हैं संसाधन, और डेवलपमेंट उनके अंदर कितना आज के टाइम में डेवलप हुए हैं चीज़ें सारी की सारी, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। राइट, तो मैं आपको बता दूं क्लास 9th का भी टॉपिक मैंने करवाया है हिस्ट्री का। अगर आपने नहीं देखा या क्लास 10th का आपने देखा, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई, आप वहाँ से भी आसानी से देख सकते हो उन चीज़ों को, टॉपिक को। और रिसेंटली अभी क्लास 9th का टॉपिक भी जो है अपलोड हो जाएगा, ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, वो कंप्लीट एक वीडियो में है। आज हम करेंगे क्लास 9th का टॉपिक रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो रिसोर्सेज होती है वो रिसोर्सेज होती क्या है। रिसोर्स क्या होता है? हमारा सोर्स होती हैं, जिससे हम लोग अपने जो जितने भी सारे संसाधन हैं हम उनसे ही पूरे के पूरे अपने जो है अपनी डेली नीड्स पूरी करते हैं। राइट, तो यहाँ से हम चैप्टर को बिल्कुल, ये एनसीईआरटी का है पूरा का पूरा। थोड़ी आप स्लाइड थोड़ी सी फैली हुई है, बट चीज़ें सारी की सारी ज्यों की तो ये एनसीईआरटी है, क्योंकि एनसीईआरटी ही सभी किताबों का बेस होती है। आप कोई भी किताब उठा के देख लो किसी भी पब्लिशर की, तो उसके अंदर आपको सारा का सारा कंटेंट थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के उसको जो है बना दिया जाएगा, बट ओवरऑल वो सारा का सारा एनसीईआरटी ही का ही पूरा का पूरा होता है, क्योंकि एनसीईआरटी ही सभी किताबों का बेस होती है। राइट, तो ये चैप्टर की जो वर्डिंग स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि एवरीथिंग, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं, यस। सो एवरीथिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। कोई भी चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में है, जो हमारी ज़रूरत को पूरा करती है, प्रोवाइड करती है, प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल। अब कोई भी चीज़ जो हमें मिल रही है, क्या उसको हम टेक्नोलॉजी से एक्सेस कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी से हम उसको ले सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं? इकोनॉमिकली फीजेबल, क्या जो हम पैसा लगा रहे हैं उस चीज़ के ऊपर, क्या वो सारी की सारी चीज़ें इकोनॉमिकली हैं? हमने कहा हमारे पास टेक्नोलॉजी है निकालने की, ठीक है। दूसरा, इकोनॉमिकल पैसे ही हैं हमारे पास निकालने की उस चीज़ को, बिल्कुल ठीक है ये भी। कल्चरली एक्सेप्टेबल, अब जो चीज़ हम निकाल रहे हैं इट मीन्स वो सभी कल्चर्स को एक्सेप्ट हो। अब अगर कोई चीज़ इसमें हो, जैसे कि किसी मंदिर के नीचे कोई खजाना छुपा हुआ है, तो कोई मंदिर तो आपको नहीं कोई करने देगा। राइट, मतलब वो जहाँ पर हर लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी हो, राइट, वो टेक्नोलॉजी के अंडर भी आती हो, इकोनॉमिकली भी हो, पैसे का भी ठीक ठाक हो, उसी को टर्म हम करते हैं रिसोर्स। राइट, इसे कहते हैं रिसोर्स। अब यहाँ पर 3 टर्म आई है, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिकल, और तीसरी हमने पढ़ी एक्सेप्टेबल, TCA, ये आपको याद होनी चाहिए। टेक्नोलॉजिकल और आपकी जो है कल्चरल होनी चाहिए, और एक्सेप्ट जो है आपकी इकोनॉमिकल होनी चाहिए, TE, माफ़ कीजिएगा, TEA, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड A फॉर एक्सेप्टेबल। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर एक डायग्राम आपको नज़र आ रहा होगा। हम कौन है? हम है ह्यूमन बीइंग। राइट, ह्यूमन बीइंग का काम क्या होता है? कोरिलेशन बिठाना। अब रिलेशन किसके बीच में बात करेंगे यहाँ पर? ह्यूमन बीइंग का काम क्या है यहाँ पर? देखो, ये ह्यूमन बीइंग है। अब ह्यूमन बीइंग का रिलेशन टेक्नोलॉजी से है। कोई भी हमें रिसोर्स निकालनी है, उसके लिए हम टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, उसके लिए इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे हमें। राइट, फिजिकली इन्वायरमेंट से हम उसको निकाल लेंगे। तो तीनों के बीच में रिलेशन कौन बिठाता है? ह्यूमन बीइंग्स बिठाते हैं। इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होते हैं हमारे नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के साथ। अगर कोई एक चीज़ इनमें से मिस है, इट मीन्स हम जो है रिसोर्स को जो है अकर नहीं कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं। यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे यहां पर द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरएक्टिव रिलेशनशिप्स बिटवीन। मैंने यही कहा आपको सारा का सारा कि ह्यूमन बींग्स जो है ना इंटरएक्टिव रिलेशनशिप बनाता है टेक्नोलॉजी के साथ में। मैंने आपको बताया इंस्टीट्यूशंस के साथ में, आपको बताया मैंने ह्यूमन बींग जो होते हैं इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस। देखो, अगर हमारे पास नेचर है, नेचर और टेक्नोलॉजी के साथ फिर क्या बनेंगे? इंस्टीट्यूट्स बनेंगे, जहाँ पर उस रिसोर्स को निकालने के लिए जो है रिसर्च होगी कि जो भी हमारे पास रिसोर्स है, माफ़ कीजिएगा, टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। तो अपनी चीज़ों को पूरा कर लेगा। तो इंसान रिसोर्स निकाल के बाहर, संसाधनों को बाहर निकाल के अपनी रिसोर्स, अपनी जो है क्वेंच है, अपनी जो प्यास है उसको बुझा लेगा। दूसरा, अगर वो कुछ ज़्यादा है आपके पास सरप्लस में, तो आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, बाहर भी भेज सकते हो। राइट,
तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स? क्या आपको लगता है जो हमें रिसोर्सेज मिल रही है नेचर से, क्या वो फ्री गिफ्ट है हमारे? क्या हमने उनको एज्यूम कर रखा है कि ये सब जो धरती से निकल रही है ना, सोना चांदी वगैरह वगैरह, ये सब क्या फ्री हैं? क्या इनको निकालना हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है? ऑफ कोर्स नॉट, दे आर नॉट। रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये इसका फंक्शन है, ह्यूमन एक्टिविटी का फंक्शन है ये। ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स आर एसेंशियल्स कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। देखो ह्यूमन बीइंग खुद एक रिसोर्स है। आप बोलोगे सर ह्यूमन बीइंग रिसोर्स कैसे है खुद? क्योंकि हमारे अंदर तो टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, तभी तो हम लोग इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। अगर हमारे अंदर दिमाग नहीं होगा तो हम कैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बना लेंगे, बड़े बड़े कैसे हम रिसर्च कर लेंगे उनके अंदर, ठीक है? तो ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है, आपको पता होना चाहिए। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू ए रिसोर्सेज एंड यूज देम। देखो हमारे ह्यूमन बीइंग का काम क्या होता है? किसी भी मटेरियल को एक डिज़ायर प्रोडक्ट में बना देना, जो भी हमारी नीड है, ठीक है? हमें गाड़ी बनानी है तो गाड़ी के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? लोहा चाहिए, जिससे वो मटेरियल से वो बनेगी गाड़ी, ठीक है? प्रोडक्शन हाउस चाहिए उसके लिए, मैन पावर चाहिए, मनी चाहिए, मटेरियल चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले असेंबल्ड करनी पड़ेंगी। दिस रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड। अब रिसोर्सेज को भी क्लासीफाई किया गया है फॉलोइंग वेज के अंदर। देखो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें चलेंगी सारी की सारी आगे। अब पॉइंट ए क्या कहता है हमें कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब ओरिजिन क्या है? जहाँ से वो चीज़ निकलती है बाहर, ठीक है? बायोटिक का मतलब क्या होता है? आबायोटिक। अब ओरिजिन के हिसाब से दो हैं, बायोटिक और आबायोटिक में हमने बांटा हुआ है रिसोर्सेज को। बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स, अबायोटिक्स मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। ये आपको पता होना जाना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी एंड रिन्यूएबल्स एंड नॉन रिन्यूएबल। एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारी रिसोर्सेज होती हैं, एग्जॉस्टेबल होता है जो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, और ख़त्म होने के तरीके की बात करें तो रिन्यूएबल जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल जिसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप्स। अब जो भी कोई रिसोर्स है उसके ऊपर किसका अधिकार है? तो क्या वो इंडिविजुअल का अधिकार है? क्या वो हमारी है सिर्फ? क्या कम्युनिटी उसके ऊपर पूरा का पूरा हक कर सकती है? नेशनल है वो, देश के लिए है, इंटरनेशनल है वो? ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सारी की सारी। ये रिसोर्सेज जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आगे हम बात करें, एक डायग्राम है, शायद वो हमने हाँ वो शायद वो आगे आएगा डायग्राम हमारा। यस, ठीक है, यस। सो हमने पढ़ा बायोटिक ओरिजिन के हिसाब से अबायोटिक। बायोटिक्स मीन्स मैंने बताया आपको लिविंग थिंग्स, और नॉन बायोटिक्स मतलब नॉन लिविंग थिंग। एग्जॉस्टेबिलिटी के हिसाब से क्या वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी? यस। अगर हो जाएंगी तो वो नॉन रिन्यूएबल है, मतलब उनको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। रिन्यूएबल जिसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। अब वो किसके है? नो इंडिविजुअल बताया मैंने, कम्युनिटी की है वो, क्या सभी पे उसका हक हो सकता है? नेशनल, देश की, इंटरनेशनल, काफ़ी सारे देशों का उसके ऊपर हक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल्स, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। ये तीन कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए कि स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कितनी वो रिसोर्स जो है डेवलप्ड है, पोटेंशियल्स इसके अंदर कितनी है, कैपेसिटी है, डेवलप स्टॉक है हमारे पास लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, रिजर्व्स है, क्या पता फ्यूचर यूज़ करें। तो ये आगे हम ये सारी टर्म है ना, आपको बिल्कुल भी जो है ना इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सारी टर्म आपको बताई जाएंगी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। सो रिसोर्सेज यहाँ से स्टार्ट होती हैं आपकी। देखो रिसोर्सेज मैंने आपको बताया संसाधन, अब वो दो टाइप के होते हैं, या तो प्रकृति हमें देती है नेचुरल, या फिर हम लोग उसको जो है ह्यूमन खुद एक रिसोर्स ही है। नेचुरल में भी क्या है, एक रिन्यूएबल है जिसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल जिसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब रिन्यूएबल में कौन सी आती है? कॉन्टीन्यूअस, जैसे हमारी जो विंड है, वाटर है, वो क्या है हमारी रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हमको अब विंड तो कोई ख़राब तो होती नहीं, विंड एनर्जी हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। अगर बात करें बायोलॉजिकल में, बात करें बायोलॉजिकल में दो चीज़ें आती है आपकी, नेचुरल वेजिटेशन, हमारे प्लांट। अब देखो प्लांट को काटते हैं दोबारा फिर प्लांट पैदा हो जाते हैं, हमारी वाइल्ड लाइफ सोर्सेज, ये बायोलॉजिकल में आती हैं। अगर बात करें नॉन रिन्यूएबल में भी दो चीज़ें हैं, एक रिसाइकेबल मटेरियल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, और नॉन रिसाइकेबल्स फॉसिल फ्यूल्स हो गए आपके, ठीक है। रिसाइकेबल मेटल का कॉपर कॉइन्स बना सकते हो, फिर कॉपर कॉइन से फिर आप कॉपर मेटल बना सकते हो, वगैरह वगैरह चीज़ें। नॉन रिसाइकेबल फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, आपने कोयला सुना होगा, वो एक बार इस्तेमाल होता है।
और ह्यूमन में हम बात करें स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस हम बनाते हैं। क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ये दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों चीज़ें इसी पे बेस करती हैं कि आपके पास क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर करती है। सबसे मेन चीज़ तो है आपके पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में है लेकिन क्वांटिटी है, लेकिन क्या आपके पास नहीं है क्वालिटी। तो क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के अंदर। ये क्लासिफिकेशन है हमारी किसकी, रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज को देखो कितने पार्ट में बांटा गया है, नेचुरल, फिर ह्यूमन के अंदर, फिर ह्यूमन से फिर आपके जो अलग अलग बच जाती है, नेचुरल, फिर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, राइट। इनके बारे में हम पूरे चीज़ें पढ़ेंगे आगे, क्रिस्टल क्लियर। सो यहाँ पढ़ते हैं हम, यस। अब बात करेंगे टाइप ऑफ रिसोर्सेज की, ठीक है। अब टाइप ऑफ रिसोर्सेज की बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मैंने आपको बताया था अभी डेफिनेशन कि बायोटिक एंड नॉन अबायोटिक होती हैं हमारी। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होती हैं, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो ऑब्टेन होती है फ्रॉम बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या होता है, जहाँ पर तीनों चीज़ें बनकर तैयार होती हैं, आपका जो लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर और आपका जो है हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर, आपका एटमोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। एंड वे हैव अ लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फियोना। फ्लोरा क्या होती है, हमारे प्लांट, और फियोना क्या होते हैं, हमारे एनिमल्स, फिशरीज, लाइफ स्टॉक्स और एटसेट्रा। ये हमारी किस कैटेगरी में आते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज में, ठीक है। हमारे प्लांट हो गए, हमारे जो है एनिमल्स हो गए, ये भी जो है बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं, क्योंकि मैंने बताया लिविंग थिंग्स आपकी आएंगी बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर। अबायोटिक्स में क्या आएंगी, जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगी आपकी। ऑल दोज थिंग्स विच आर composed of non-living things are called abiotics resources. For example, rocks और metals आपके क्या होंगे, आपके ये दोनों के दोनों abiotic resources होंगे, राइट। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, क्योंकि आप सभी को पता है हर चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो या फिर लिविंग थिंग हो, राइट। आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी बताया मैंने आपको, कोई भी चीज़ कितने दिन तक, कितने सालों तक वो रह सकती है, कितनी बार हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कि वो कितनी देर बाद, जैसे पेट्रोल हम जब ना बाइक गाड़ी में डालते हैं तो वो एग्जॉस्टेबल है। अब ऐसा तो नहीं पेट्रोल डाला पीछे से पेट्रोल निकल जाएगा, राइट, क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है। और जैसे हमारी विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उनको हम जो है ना इनफाइनाइट टाइम यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है कि वो ख़राब हो जाएंगी, राइट। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो रिसोर्सेज दोबारा यूज हो जाती हैं, डेट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकली, केमिकली एंड मैकेनिकली प्रोसेसेस आर नोन एज रिन्यूएबल एंड रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज, जिनको हम दोबारा यूज रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बाय विच प्रोसेस, फिजिकली, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस से। फॉर एग्जाम्पल क्या, सोलर एनर्जी, आपकी सोलर एनर्जी सभी को पता है, विंड एनर्जी, ठीक है, वाटर, फॉरेस्ट्स, हमारी वाइल्ड लाइफ होगी हमारी, ये सारी की सारी क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं हमारी, राइट। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होती हैं डिवाइड करते हैं हम इनको आगे, फिर कंटिन्यूअस और फ्लो के अंदर भी आपने पढ़ा था मैंने, जैसे हमारी विंड होगी, राइट, ठीक है। सो रिसोर्सेज जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, डेट इज कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आगे हम पढ़ेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नॉन रिन्यूएबल क्या होती हैं, इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि जो दोबारा इस्तेमाल ना हो उसके, डेट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज अकर ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, आप सभी को पता है, सुना था कि भाई हजारों साल, करोड़ों साल पहले डायनासोर रहते थे, फिर एक उल्का पिंड यहाँ पर टकराया और जिससे पूरी जो है एनिमल्स पूरी तरह खत्म हो गई, वो दब गए। लाखों साल पहले जो दबा हुआ चीज़ें आज कोयले के रूप में बाहर निकल रही हैं, लेकिन वो कब तक निकलेंगी, जब तक निकलेंगे जब तक वो चीज़ें ख़त्म ना हो जाएं, तो वो नॉन रिन्यूएबल फॉर्म में आएंगी। एग्जाम्पल की बात करें सच रिसोर्सेज की, दिस रिसोर्सेज टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स are recyclables and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhaustible with their uses। देखो जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया हमारे, ठीक है, CNG, PNG जो है, LPG हो गया, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सब चीज़ें एग्जॉस्ट हो जाएंगी, राइट। हमारे पास बचेगा क्या, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इनका हमें इस्तेमाल करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो हम अपने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव नहीं कर पाएंगे। वो आगे बताऊंगा मैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं।
सस्टेनेबिलिटी क्या होता है कि हमें इंसान जो है ना किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। हमें अगर कोई आदमी, स्टेगनेंट वाटर कैसा होता है, अगर स्टेगनेंट वाटर होता है तो वो पड़ा पड़ा सड़ जाता है। और जब रिवर की बात करें, पानी बहता रहता है, न्यू वाटर आता रहता है, कॉन्टीन्यूस फ्लो रहता है। तो देखो हमें रिवर बनना है, ना कि स्टेगनेंट वाटर रहें कि खड़े रहें कि हमें तो पेट्रोल डीजल ही चलाना है। आजकल दुनिया शिफ्ट हो गई है आपके जो है इंजन से सीधा बिजली चीज़ों पे आ गई हैं, पूरी जो है ई व्हीकल्स आ गए हैं हमारी मार्केट के अंदर राइट नाउ। ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप्स, हमने बात की नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। अब बात करेंगे कि जो रिसोर्सेज तो हैं हमारे पास, उनके ऊपर हक किसका है। ठीक है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज आपकी प्रॉपर्टी, आपके पास कोई संसाधन है, आपके पास ज़मीन, आपके पास कार, आपके पास बाइक है, वो सब आपकी प्रॉपर्टी हैं। दीज आर ऑल्सो ऑन्ड प्राइवेटली बाई इंडिविजुअल्स, मैनी फार्मर्स। अब जो लैंड एरिया है विच इज़ अलॉटेड टू दैम बाय द गवर्नमेंट्स against the payment of revenue. The villages, there are people within land ownerships but there are many who are landless. अब देखो आपको गांव में क्या देखने को मिलेंगे, जमींदार लोग भी होते हैं, जो किसान भी होते हैं, किसी के पास ज़मीन भी नहीं होती। अब जो फार्मर होते हैं उनके पास अपनी ज़मीन होती है, वो इंडिविजुअल क्या उनके पास रिसोर्सेज हैं। अर्बन की बात करें यहाँ पर लोगों के पास अपने प्लॉट्स होते हैं, हाउसेज होते हैं, प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, प्लांटेशंस, पास्चर्स, लैंड्स, पॉन्ड्स, ये सब चीज़ें, वाटर इन द वॉल्स, वेल्स एंड द सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द रिसोर्सेज। ओनरशिप्स मतलब मालिकाना हक, उसका मालिक कौन है उस जमीन का, वो आप लोग हैं। दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेज। मेक ए लिस्ट ऑफ द रिसोर्सेज ऑन बाय द योर हाउस होल्ड। आपके घर में कौन कौन सी चीज़ आपकी है, तो ये लिस्ट आप बना के तैयार करें, कौन कौन सी चीज़ आपके जो है किस चीज़ के ऊपर आपका हक है। ठीक है, आगे बात करें कम्युनिटी ऑन्ड रिसोर्सेज। अब जो कम्युनिटी क्या होती है, आम लोग, हम लोग, सार्वजनिक जगह जो होती हैं जहाँ पर सभी का हक होता है। देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। जिस रिसोर्स को हर कोई व्यक्ति अपना हक जमा सके, जिसके ऊपर आपके रेलवे स्टेशन, आपके बस स्टैंड, आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये यहाँ पर हर कोई व्यक्ति जा सकता है, किसी की मनाही तो नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होता कि आप नहीं जा सकते, हर कोई व्यक्ति का हक है वहाँ पर। वो कहते हैं ना कि रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है, कृपया साफ सफाई रखें। राइट, सो विलेज कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, म्यूरल्स ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स एटसेट्रा, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड हो गए आपके, अर्बन एरियाज ऑफ द फैक्टो एक्सेसिबल टू ऑल पीपल्स लिविंग देयर। तो जो कम्युनिटी है, अब कौन कौन सी, जो अपने पब्लिक पार्क हो गए, पिकनिक स्पॉट्स हो गए, प्ले ग्राउंड हो गए, उन सब पे हक किसका है, आम लोगों का है। राइट, इसको हम कहेंगे कम्युनिटी ऑन्ड रिसोर्सेज। और नेशनल रिसोर्सेज क्या होती हैं, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे हम। नेशनल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज किसी कंट्री को बिलोंग करती हैं और राष्ट्र को बिलोंग करती हैं, दिस इज कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। द कंट्री हैज़ लीगल पावर, सभी के पास लीगल पावर होती है, कानूनी पावर होती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड्स। देखो भाई, एक चीज़ बहुत क्लियर है, अब जो आपके पास इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है वो पब्लिक्स के लिए यूज भी हो सकती है। अब आपके पास कोई खेत है, अब खेत में से किसी अपनी जो सरकार है उसको सड़क निकालनी है, कुछ ब्रिज बनाना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉपर्टी को आप जो है अपना ही मालिकाना हक रखोगे। अगर देश के लिए उसकी ज़रूरत है, देश को ज़रूरी है वो ज़मीन, तो वो आपको उससे अक्वायर भी कर लेगी। कौन अक्वायर कर लेगा, हमारी गवर्नमेंट। यू माइट हैव सीन रोड्स, देखो आप सभी को पता है रोड चाहिए देश में, कैनाल चाहिए, रेलवे चाहिए, बींग्स कंस्ट्रक्टेड ऑन द, अब वो किसी ना किसी ज़मीन के तो ऊपर बनेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि सरकार ज़मीन खरीदे और वो सारी ज़मीन सरकार की हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि सरकार को बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ आती है कि कुछ लोग अपनी ज़मीन बेचना नहीं चाहते, तो उनको वो कन्विंस करती है, उनको फंड्स जारी करती है कि आप जो है भाई उस हिसाब से अपनी चीज़ें ले लें। ठीक है, बाय सम इंडिविजुअल्स, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट्स टू एक्वायर लैंड, ऑल द मिनरल्स जो होते हैं, वाटर रिसोर्सेज होती हैं, फॉरेस्ट होती हैं, वाइल्ड लाइफ होती है, लैंड विद इन द पॉलिटिकल्स बाउंड्रीज होती हैं हमारी, ओशियंस एरिया। अब ओशन एरिया की बात करें, क्या आप सभी ने जो मैप देखा है इंडिया का, लाइक थोड़ा सा ऐसे बना के दिखा देता हूँ, ये देखिए, थोड़ा इंडिया के नीचे से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, जो हमारा ओशियन है, ये हमारा इंडियन ओशियन है पूरा का पूरा, यहाँ पर फैला हुआ है। ठीक है, लाइक दिस। तो ये जो 12 किलोमीटर का है, 12 मीन्स 12 माइल बता रखा है, 12 नॉटिकल माइल्स,
22.2 किलोमीटर के अंदर जो है ना वो हमारा अपना एरिया है। अब सारा समुंदर हमारा नहीं है इंडिया का, जो 22.2 किलोमीटर का एरिया ना वो हमारा है। और टेरिटोरियल वाटर जिसके अंदर आता है पूरा का पूरा, ठीक है, कोस्ट वगैरह रिसोर्सेज यहाँ से हम जो है उनमें से अकर कर सकते हैं, बिलोंग्स टू द नेशंस। जो हमारे आसपास इंडिया के जो समुद्र में 22 किलोमीटर का एरिया है, 22.2 किलोमीटर का एरिया, उसको हम जो है अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए कर सकते हैं यूज़, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड नॉटिकल माइल में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इतनी आपको बातें क्लियर हुई होंगी मे बी। सो इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या हैं? इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो होती हैं जो कि काफ़ी सारे देश उसको शेयर कर सकते हैं। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच आर रेगुलेट सम रिसोर्सेज, द ओशियनिक रिसोर्सेज। जैसे मैंने ओशन के बारे में आपको बताया कि जो 22.2 किलोमीटर का एरिया उस पर इंडिया का पूरा हक है, बट क्या पूरे ओशन पे? ऑफ कोर्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नॉटिकल माइल्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन्स, अब यहाँ पर इंडिया का जो ना 200 किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन्स भी आता है, बिलोंग्स टू ओपन ओशियंस। यहाँ पर नो इंडिविजुअल्स कंट्री कैन यूटिलाइज देयर विदाउट द कंकरेंसीज ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। देखो आपको ना एक पॉइंट होता है ओशन के अंदर भी कि आपको ना कंट्री से परमिशन लेनी पड़ती है, या फिर एक पर्टिकुलर अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी कि अगर आपको कोई चीज़ निकालनी है तो आपको वहाँ परमिशन मिलेगी। अगर वो परमिशन देती है बड़ी अथॉरिटी तो आपको जो है, देखो कंटिजीनियस जोन होता है वो 24 किलोमीटर का होता है कंट्री के अंदर। जैसे कि मैंने आपको टेरिटोरियल जोन बताया मैंने आपको, ठीक है। आपका ये 12 माइल्स का हो गया, 12 नॉटिकल माइल्स का, वो 24 नॉटिकल माइल का हो जाएगा। फिर एक आपका था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, ये कितना देता है आपको? 200 नॉटिकल माइल्स आपको देता है, ठीक है। नॉटिकल माइल्स अप्रोक्सीमेटली 1.86 इफ आई एम राइट का होता है ऑलमोस्ट। एक बार चेक कर लेना, आई थिंक इतना ही होता है 1.86 किलोमीटर का नॉटिकल माइल्स, ठीक है। क्योंकि समुंदर के अंदर थोड़ा सा जो है लेंथ है वो बढ़ जाती है। 1 माइल आई नो 1.6 किलोमीटर का होता है। वन माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर का होता है, बट नॉटिकल माइल में आई थिंक वो जो है 1.86 हो जाता है, राइट। तो ये सब टर्म आपको पता होनी चाहिए। देखो अब यहाँ पर वो टर्म क्यों यूज की, क्योंकि आपको पता है इंडिया ने ना इंडिया को एक परमिशन है। क्या परमिशन है? वो माइन कर सकता है मैग्नीज को। मैग्नीज जो होता है उसको निकाल सकता है इंडियन ओशियन से, ठीक है। एरिया विच लाइज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन। सो ये चीज़ें पावर इंडिया को है कि वो वहाँ से माइनिंग कर सकता है मैग्नीज की, इसलिए इस टर्म को यूज़ किया गया था यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करें ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होती हैं आपको पता होना चाहिए। रिसोर्सेज जो क्या होती हैं, विच आर फाउंड इन द रीजन, अब उस एरिया में वो मिले बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। अब बात करें, देखो मैं आपको बात करता हूँ राजस्थान की। यहाँ राजस्थान के अंदर देखो थोड़ा सा बैरन लैंड है वो वहाँ पर पूरा का पूरा, बट सनलाइट की कोई कमी नहीं है वहाँ पर सनलाइट बेहिसाब मात्रा में आ रही है, बट हम उसको जो है न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहे। जो हमारे इंडिया का वेस्टर्न पार्ट्स है ना, जो इंडिया का हमारा पर्टिकुलरली राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, वहाँ पर क्या हो रहा है, एनॉर्मस पोटेंशियल्स है, डेवलपमेंट हो रही है डेवलपमेंट के साधन, विंड्स है, सोलर एनर्जी है, बट क्या हो रहा है, दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली। बट ये डेवलप नहीं हो पा रही है क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया को इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए फंड्स चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ें थोड़ी कॉस्टली हैं, मतलब हमारे पास पोटेंशियल तो बहुत है लेकिन हमारे पास उस पोटेंशियल के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। यहाँ तक क्लियर हुई आपको बातें। आगे है डेवलप्ड रिसोर्सेज, ठीक है। अब डेवलप्ड रिसोर्सेज की बात करें यहाँ पर, रिसोर्सेज जो विच आर सर्वेव्ड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड। हमें पता लग गया कि हमारे पास कितनी क्वालिटी है कितनी क्वांटिटी है फॉर यूटिलाइजेशंस के लिए। द डेवलपमेंट्स ऑफ द रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। और वो चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, सारी की सारी डिपेंड्स करती हैं टेक्नोलॉजी और फिजिबिलिटी के ऊपर, कितना वो चीज़ें आसान है। डेवलपमेंट रिसोर्सेज वो होता है, हमें पता है कि हमारे पास कितनी क्वालिटी है कितनी क्वांटिटी है, और टेक्नोलॉजी का हमें पूरा का पूरा पता होता है। आगे हम बात करेंगे स्टॉक की। अब ये स्टॉक क्या होता है, ठीक है, स्टॉक। सो हाँ एक ये विजिबल है प्रॉपरली स्टॉक, ओके। स्टॉक materials in the environment which have the potential to satisfy human needs। कोई चीज़ हमारे पास है, स्टॉक में है, जो हमारी ज़रूरत को पूरा कर सकता है या कर सकती है, बट ह्यूमन्स बींग्स डू नॉट हैव, बट हमारे पास क्या नहीं है,
अप्रोप्रिएट क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है उसको एक्सेस करने की। आपके पास कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास घर में सोना दबा हुआ है, ठीक है, घर के नीचे सोना है, लेकिन आपके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है जिससे वो सोना बाहर निकाला जा सके, राइट। तो डेट इज कॉल्ड, वो स्टॉक हो गया आपके पास, टेक्नोलॉजी नहीं है आपके पास, लेकिन आपके पास कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल किसका दिया गया हमारे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल किस चीज़ का है कि स्टॉक के अंदर की जो हमारे पास, आपको पता है वाटर, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेस, आप सभी को पता है वाटर हाइड्रोजन से बनता है और ऑक्सीजन से बनता है। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, जो है हाइड्रोजन के पास क्या रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट वी डो नॉट हैव, क्या नहीं है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल नॉन हाउ, हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम जो वाटर होता है हमारा, वाटर के अंदर हाइड्रोजन को अलग निकाल के हाइड्रोजन एनर्जी बना ले। इसको कहते हैं हम एक प्रकार से कि स्टॉक, ठीक है। दिस पर्पज हैंस कैन बी कंसिडर एज स्टॉक, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा मे बी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं रिजर्व की। आप सभी ने सुना होगा रिजर्व के बारे में, तो कि बाइक को रिजर्व में तो नहीं लगी हुई है। रिजर्व होता है एक स्टॉक, स्टॉक इन सेंस अलग है। रिजर्व होता है कि कोई चीज़ आपके पास फ्यूचर के लिए आप रिजर्व करते हैं, जैसे पैसे हम अपना मनी सेविंग करते हैं, ठीक है। द सबसेट ऑफ द स्टॉक which can be put into the use within the help of the existing technological know-how but their use has not been started। कोई चीज़ है आपके पास लेकिन आपका उसने अभी तक इस्तेमाल करना स्टार्ट नहीं किया। These can be used for meeting futures requirements। रिवर्स वाटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। देखो हमारे पास रिवर की कोई कमी नहीं है इंडिया में, लेकिन अभी हमें इनको यूज़ करना बाकी है। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास रिजर्व्स हैं, लेकिन अभी हमें पावर प्लांट लगाने पड़ेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जैसे हो गया। बट प्रेजेंटली क्या हो रहा है, बीइंग यूटिलाइज ओनली टू ए लिमिटेड एक्सटेंट, मतलब हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर की कैपेसिटी लगाने की बहुत सारी है, लेकिन पैसा चाहिए ना। जब पैसा नहीं होगा तो फिर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाएंगे कैसे, ठीक है। तो वाटर इन द डैम्स, फॉरेस्ट एटसेट्रा इज अ रिजर्व्स विच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर। हम इसको फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो हमारी जो 99% जो एनर्जी आती है ना सनलाइट, वो वेस्ट चली जाती है। सिर्फ मैक्सिममली 1% से भी कम हम सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये देख लो कहानी कि भाई कितनी सारी जो है सनलाइट हमारी अनयूज्ड है, लेकिन उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे। सोलर पैनल बहुत कॉस्टली होते हैं, ठीक है, हर कोई बंदा उनको एफर्ड नहीं कर सकता। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, अब डेवलपमेंट क्या है रिसोर्सेज के अंदर, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर देयर मेंटेनिंग क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखो अगर रिसोर्सेज नहीं होंगी तो इंसान सर्वाइव नहीं कर पाएगा, अगर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कर भी लेगा तो उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जो है ना रिसोर्सेज के अंदर डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। इट वॉज बिलीव डैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, कुछ लोग जो है ना बिलीव करते हैं कि भाई ना रिसोर्सेज जो मिली है ना वो फ्री है हमारे नेचर का। एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है, ह्यूमन बींग्स आर यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज़ बीन लेड टू द फॉलोइंग्स मेजर प्रॉब्लम्स। देखो कोई भी चीज़ अगर आवश्यकता से ज़्यादा हम इस्तेमाल करेंगे ना तो वो हमको हानि पहुंचाएगी, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आपके पास कोई चीज़ स्टोर करने के लिए ज़रूरी है तो आपको उसको स्टोर भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब रिसोर्सेज हमारे पास बेहिसाब पड़ी हुई है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल जो है बेहिसाब तरीके से ही कर रहे हैं। फिर डिप्लीशंस ऑफ द रिसोर्सेज क्या है, फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। देखो इसमें क्या हो रहा है कि हम जो है ह्यूमन बींग्स है अपनी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, लेकिन लालची भी होता जा रहा है, ठीक है। accumulations of resources in few hands which in the turn divided into society into two segments, haves and have nots to rich and poor। देखो रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ना वो रिच के साथ भी, रिच को भी उतना ही मिले और पुअर को भी उतना मिले, लेकिन रिच को ज़्यादा मिल रहा है और पुअर को तो मिल ही नहीं रहा। इंडिया में क्या हो रहा है कि वो जो है एक मूवी का डायलॉग है ना कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है, राइट। तो जो रिसोर्सेज हैं वो सभी के जो है इक्वल मिलनी चाहिए, जिससे कि सभी लोगों का आसानी से काम चल सके या फिर सभी का भला हो सके उस चीज़ से, ठीक है। सो मैंने बताया आपको कि कितना चीज़ें हम कर रहे हैं। इनडिस्क्रिमिनेट्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लीड टू द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग। देखो इंसान क्या हो गया है
लालची हो गया है, ठीक है, और उस लालच में इंसान क्या कर रहा है, बड़ी बड़ी लोगों ने फैक्ट्रियां लगा दी हैं, फैक्ट्रियों से धुआं निकलेगा और वो धुआं जब आपके इन्वायरमेंट में जाएगा ना तो उससे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें नज़र नहीं आएगा आसपास कि यहाँ सब चंगा नज़र आ रहा है हमें, ठीक है, लेकिन अगर हमें उसका इफेक्ट देखना है उस धुएं का, उस इन्वायरमेंट में जो है ना चीज़ें हवा में विषैली गैसें जा रही हैं, तो उसका इन्वायरमेंट का फ़र्क आपको कहाँ नजर आएगा, अंटार्कटिका के अंदर, आर्कटिक सर्कल के अंदर आप जब जाओगे वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ पिघल रही है, जब बर्फ़ पिघलेगी तो पानी का लेवल बढ़ेगा, जब वाटर लेवल बढ़ेगा तो आसपास जो मेजर सिटी है ना, चेन्नई, तमिलनाडु, जो इस पास जो पूरा एरिया है, मुंबई वाला एरिया हो गया, वो डूबने की कगार पे आ जाएगा, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग मैंने बताया आपको, टेम्परेचर बढ़ना अर्थ का, और ओजोन लेयर का डिप्लीशन हुआ, क्योंकि आप जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है जिसको ओजोन को बहुत ज़्यादा इसने हार्म किया, ठीक है। अब ओजोन लेयर का काम सभी को पता है, यूवी रेस से हमें बचाती है, जब यूवी रेस इसमें से क्रॉस हो जाएंगी तो हमें स्किन कैंसर हो जाने का खतरा बढ़ जाएगा। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस एंड लैंड डिग्रेडेशन, हम लोग दिन प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, ज़मीनों को जो है ना दूषित कर रहे हैं अपने आम चीज़ों से, ठीक है, हमें इसको रोकना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। So an equitable distribution of resources has become essentials for a sustained quality of life and global peace। अब देखो हमें ना किसी तरीके से सस्टेन्ड क्वालिटी करने के लिए जो है ना, ग्लोबल पीस करने के लिए हमें इन चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज की बात करें, सो डिप्लीशन बाय ए फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज इन कंटिन्यूज द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इज इन डेंजर्स, ठीक है। अब कुछ कंट्री हैं उनके नाम में भी ले जा सकते हैं, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा रखी है इन कंट्रियों ने, इन्वायरमेंट के नाम पर ये बड़े बड़े भाषण देते हैं कि भाई इन्वायरमेंट को पोल्यूशन नहीं करना, इतना इंडिया के ऊपर ब्लेम करते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं ना कि भाई इंडिया इतना इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है, आप लोग कितना इन्वायरमेंट को फ्रूटफुल बना रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर काम होना चाहिए। Therefore, resources planning is essential for sustainable existence of the all form of the life। देखो sustainable existence is a component of the sustainable development। sustainable development सिंपल सी बात है, एक वर्डिंग ये है कि sustainable development होता क्या है कि जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो ना वही आपकी फ्यूचर जनरेशन इस्तेमाल करे, सिंपली वेरी क्लियर, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही हैं कि भाई जो आज हमारे पास है उसको हमें एक लिमिटेड तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। रियो डी जेनेरियो जगह है कहाँ पर, ब्राज़ील के अंदर, यहाँ पर मीटिंग होती है 1992 के अंदर, ठीक है, समिट होती है, अर्थ समिट इसको नाम दिया जाता है। और जून 1922 के अंदर जो है ना हंड्रेड्स जो हेड्स हैं वो स्टेट्स के वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और ब्राज़ील के अंदर फर्स्ट इंटरनेशनल जो अर्थ समिट है ये होती है। और ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट इंटरनेशनल समिट कहाँ पर हुई थी, अर्थ समिट्स रियो डी जेनेरियो, कहाँ पर, ब्राज़ील में। द समिट वॉज convened for addressing urgent problems of the environment या protection and the social economic developments of their global level। देखो यहाँ पर क्या मुद्दा उठाया जाता है कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है किसी ना किसी तरीके से। द असेंबल्ड लीडर्स साइंड द, सभी ने डिक्लेरेशन किया, असेंबल्ड किया क्लाइमेटिक चेंज को, ठीक है, महसूस किया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द रियो कन्वेंशन के नाम से फेमस हो गया, इंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपली एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21 इसको नाम दिया गया फॉर अचीवमेंट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी से बनकर एजेंडा 21 बन गया कि बस एट एनी कॉस्ट हमें जो है इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से बचाना है। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हमें एक लिमिटेड तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है उनको जो है रिकॉग्नाइज कर पाएगी या फिर उनको याद कर पाएगी कि ये चीज़ भी है, एग्जिस्ट करती है ये, या फिर ये कहेंगे कि आप काफ़ी सारे जो एनिमल्स हैं आप सभी को पता होना चाहिए वो एग्जिस्ट जो है एक प्रकार से इंडेंजर्ड की श्रेणी में आ चुके हैं और कुछ एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, जिनको पता ही नहीं है कि वो पहले थे भी नहीं, वो थे बट अब वो एक्सटेंट की कगार पे आ चुके हैं या फिर एक्सटेंट हो चुके हैं, ख़त्म पूरी तरह से। इट इज़ डिक्लेरेशन साइंड हुआ था ये वर्ल्ड लीडर्स के बीच में 1992 के अंदर, एजेंडा 21 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई ऑन एनवायरनमेंट। और इसको जो किसने हेड किया, डेवलपमेंट जो है एंड डेवलपमेंट विच टुक प्लेस ऑफ रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर। इट एम्स क्या था, अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल हमें जो है चाहिए। एन एजेंडाज टू कॉम्बैक्ट इन्वायरमेंट डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज़ थ्रू ग्लोबल से कॉर्पोरेशन एंड कॉमन। हमें इन चीज़ को रोकना पड़ेगा, किस चीज़ को, जो भी डैमेज हो रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर, पॉवर्टी जो गरीबी है, डिजीज़ जो फैल रही हैं,
और इंटरेस्ट म्यूचुअल नीड्स होनी चाहिए एक दूसरे के साथ। हमें जो है सारी समझदारी साझदारी से जो है इनको एजेंडा 21 को हमें आगे बढ़ाना है और पूरे वर्ल्ड को एक प्रकार से पोल्यूशन फ्री बनाना है, ठीक है। बट ये बातें जो हैं सिर्फ कागज़ों पे होती हैं, रियलिटी में ये चीज़ें दूर दूर तक भी नहीं है, राइट। सो आगे बात करें हम लोग इसके अंदर रिसोर्सेज प्लानिंग। अब ये रिसोर्सेज प्लानिंग क्या होती हैं? प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेबल स्ट्रेटजी। देखो हर चीज़ की ना स्ट्रेटजी करते हैं हम लोग, प्लान करते हैं कि ये चीज़ हम ऐसे करेंगे। जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन ए कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन इंडिया अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। देखो इंडिया के पास ना रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, हमारे पास इतनी रिसोर्सेज है कि हमें बाहर से चीज़ें इंपोर्ट ना करानी पड़े, लेकिन फिर भी करानी पड़ती हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कंजप्शन ज़्यादा है। आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर। देखो ऐसी बात नहीं है कि पूरे इंडिया में जो 28 स्टेट है सभी के पास अपने अपने रिसोर्सेज हैं, उससे वो फुलफिल कर पा रहे हैं अपनी, बट नहीं, कुछ जगह रिसोर्सेज है कुछ जगह नहीं है, ठीक है। देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड एज सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज एंड देयर आर सम रीजन्स विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। देखो कुछ जगह तो कमी नहीं है कुछ भी रिसोर्सेज की, लेकिन कुछ जगह कमी है। फॉर एग्जांपल की बात करें जैसे कि झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गए यहाँ पर, ठीक है, रिच है वो किस में, मिनरल्स, यहाँ पर कोई कमी नहीं है, कोयल डिपॉजिट्स हैं यहाँ पर, कोयले के। बट केस करें यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है, बट क्या है, बट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। उस पानी को इस्तेमाल करने का कोई स्ट्रक्चर नहीं है उनके पास जिसको वो पानी को एनर्जी में प्रोवाइड, एनर्जी फॉर्म में यूज़ कर सकें, जिससे वो वहाँ पर डेवलपमेंट हो सके। द स्टेट ऑफ राजस्थान वेरी वेल एंडोन्ड विद द सोलर एंड विंड एनर्जी। देखो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको, सोलर एनर्जी का एक बहुत बड़ा पावर हब बन सकता है राजस्थान, बट हमारे पास क्या नहीं है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है, लैक ऑफ वाटर रिसोर्सेज वहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, यहाँ पर रिलेटिवली क्या है, आइसोलेटेड फॉर्म फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, इट हैज़ अ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज यहाँ पर देखने को मिलेगी, बट इट इज़ डेफिशिएंट इन द वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स। देखो आप सभी को पता है जो हमारी इंडिया कंट्री है ना वो अंडर डेवलप्ड है, मतलब कि डेवलपिंग कंट्री है, तो इतना पैसा नहीं है इंडिया के पास कि वो हर जगह चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर पाए, लेकिन हो रहा है अभी काम, आगे आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्सेज प्लानिंग्स एट द नेशनल, स्टेट एंड रीजनल्स एंड लोकल लेवल। देखो रिसोर्सेज का हर जगह बैलेंस यूज होना चाहिए और हर एक चीज़ लोगों के पास एक बैलेंस तरीके से पहुँचे। देखो हमारे इंडिया में रिमोट एरिया भी हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम जो हमारी 7 सिस्टर स्टेट हो गई, वहाँ पर रिसोर्सेज का बहुत कमी है, रिसोर्सेज उनके पास कुछ हैं बट उनका प्रॉपरली न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रहा, ठीक है। आगे हम बात करें रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। अब प्लानिंग सारी की सारी हम कहाँ पढ़ेंगे, इंडिया के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। सो रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे प्लानिंग के बारे में, ठीक है। रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया की बात करें, रिसोर्सेज प्लानिंग इन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये, बड़ी मुश्किल। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री, अब आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा इसके, इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री, हमें पता करना पड़ेगा कौन सी रिसोर्स कहाँ कहाँ पर मिलती है कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर, ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, सर्वे करने पड़ेंगे हमें, मैपिंग करनी पड़ेगी उस एरिया की, ठीक है, जहाँ पर जो चीज़ मिल रही है, क्वालिटेटिव्स एंड क्वांटिटेटिव्स हमें एस्टिमेशन करने पड़ेंगे वहाँ पर, एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज करने पड़ेंगे वहाँ पर, इन्वॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर्स हमें करना पड़ेगा, इंडोर्ड विद अप्रोप्रिएट जो है टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशंस वहाँ पर सेटअप करने पड़ेंगे हमें, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स करने पड़ेंगे, मैचिंग्स द रिसोर्सेज डेवलप्ड प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। देखो भाई हमें रिसोर्सेज का पता लग गया तो हमें वहाँ पर इंस्टीट्यूशन तो बनाने पड़ेंगे ना, जहाँ पर उस रिसोर्सेज के ऊपर रिसर्च हो सके कि हमें कैसे कैसे इस रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर इसको हम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिससे ये इसके अंदर जो है ना एक प्रकार से ख़त्म होने का खतरा ना पैदा हो जाए इसके अंदर, ठीक है। इंडिया जो है क्या है, हैज़ मेड कंसंट्रेटेड एफर्ट्स लगा रहा है अचीविंग के लिए
गोल्स ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट टू 5 years प्लानिंग लॉन्च आफ्टर द इंडिपेंडेंस। हम सभी को पता है कि 5 year प्लान, पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, उसके अंदर पूरा लेखा जोखा किया गया था कि भाई जो है जो हमारे प्लान है इंडिया के अंदर वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, रिसोर्सेज किस तरीके से जो है वहाँ पर कैरी आउट की जाएंगी, कैरी फॉरवर्ड की जाएंगी, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है आपको करनी पड़ेंगी इसके अंदर, राइट। और हमें जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, सो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ अ नेसेसरी। देखो सबसे मेन चीज़ तो जो भी रिसोर्स हम देख रहे हैं ना, उसके अंदर जो है ना अवेलेबिलिटी होनी चाहिए हमारे पास, कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन्स, ठीक है। बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द absence of corresponding changes in technology and institutions may hinder development. There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included economically backward regions. देखो उनके पास रिसोर्सेज हैं बट इकोनॉमिकली वो जो है ना, हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं या जितने भी हमारी जो स्टेट हैं वो इकोनॉमिकली इतने डेवलप्ड नहीं है कि उन रिसोर्सेज को जो है आकर कर सके। ऑन द कॉन्ट्रेरी देयर आर सम रीजन्स विच हैव ए पुअर रिसोर्सेज हैं बेस बट देयर आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। लेकिन कुछ ऐसे भी जैसे हमारे हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, यहाँ पर रिसोर्स इतनी नहीं मिलती, बट यहाँ पर लोग जो है एक सर्वाइवल तरीके से काम करते हैं, ठीक है। मतलब उनके पास जो है सारी चीज़ें हैं, या फिर हम ये बात करें कि भाई वो लोग जो हैं पूरे के पूरे डेवलप्ड हैं। हमारे पास सबसे मेन चीज़ क्या है, हमारे हरियाणा, पंजाब, यूपी के लोगों के पास फर्टाइल एरिया है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है हमारे पास। रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास फर्टाइल लैंड एरिया है, मेन चीज़ तो ये है ना। कैन यू नेम सम रिसोर्सेज रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स आर सम रिसोर्सेज पुअर बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशंस गिव रीजन्स सच एज सिचुएशन। इस केस में हम क्या करें, जब जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है बट वो रिच है। The history of the colonizations reveals that rich resources in the colonizing were the main attraction for the foreign invaders. देखो भाई, आप सभी को पता है अंग्रेज भारत में क्या करने आए थे। रिसोर्सेज उन्हें पता लग गई थी कि भारत में जो है ना मसालों का बहुत बड़ा भंडार है, ठीक है। जो पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे व्यापार करने के लिए, इट वॉज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजीज development of the colonizing countries that helped them to the exploit resources of the other regions and establish their supremacy over the colonies. अब सभी को पता है ब्रिटिश लोग भारत में आए, उन लोगों ने भारत को कॉलोनी बनाया, मशीनें कहाँ स्टैब्लिश की, इंग्लैंड के अंदर। मटेरियल सस्ते दामों पर कहाँ से खरीदा गया, इंडिया से, और फिर इंडिया को एक्सप्लॉइट किया गया यहाँ के लोगों को। देयरफॉर रिसोर्सेज कैन contributed and developments only when they are accompanied by appropriate technological development and institutions change. India has experienced all these differentiates phase of the colonization. colonizations क्या है कि एक ऐसे एरिया पर अपना दबदबा बना लेना, एक्सप्लॉइट करना उन लोगों को कि जिससे वो लोग जो हैं क्योंकि इंडिया के लोग उस टाइम बड़े भोले भाले थे, आसानी से इन लोगों के कब्जे में आ गए, ठीक है। सस्ते दामों पर सामानों को खरीदा गया अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। Therefore in India developments in generally and resources development in the particularly does not only involve the availability of resources but also the technological quality human resources this historical experience of the people। देखो अगर आप लोग एक चीज़ समझ लो कि अगर आप लोगों को ना कोई भी चीज़ नहीं करनी है या फिर कुछ आप एक्शन लेना चाहते हो तो आपको सबसे पहले उस चीज़ की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। इंडिया की जो हिस्ट्री है ना, अंग्रेजों की बात करें वहाँ पर, उन लोगों ने हमारी जो रिसोर्सेज है उसको बेहिसाब तरीके से अपनी कंट्री में उनको भेजा और वहाँ से उस मटेरियल को तैयार करके हमारी कंट्री में वापस लाए और उसको महंगे दामों पर बेचा, ठीक है। यहाँ से सस्ते दामों पर ख़रीदना और फिर वहाँ उस कंट्री में, अपनी कंट्री में जाकर उस मटेरियल को तैयार करवा के जो है इंडिया में महंगे दामों पर बेचना, ये सब काम हुए इस टाइम के अंदर, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हमें बचाना चाहिए, यस और नो। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट कंडक्टिविटी। देखो ये सब बात बार बार हो रही है कि बहुत ही डेवलपमेंट के लिए ना रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी हैं, बट इरेशनल्स कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशंस ऑफ रिसोर्सेज मे लीड टू सोशो इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। देखो अब मैंने ये बात आपको पहले भी दोहराई, अभी भी दोहरा रहा हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल बेहिसाब, मतलब कि बिना किसी फिक्र के कि इसको बचाना है नहीं बचाना है, तो एक दिन जो चीज़ है वो पूरी तरह से ख़त्म हो ही जाएगी।
हमें सोचना पड़ेगा, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हमें मिली हुई है, क्या हमें उसका कंजर्वेशन करना चाहिए, क्या हमें उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाना चाहिए। तो इसका आंसर है यस। टू ओवरकम दिस, हम इसको कैसे सुलझे प्रॉब्लम्स को, ठीक है। रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इम्पोर्टेंट, दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स की आज के टाइम में सोच है कि हमें जो ये सारी चीज़ें हैं उसको किस तरीके से पास्ट में भी लीडर ने, थिंकर्स ने सोची होगी। अब एग्जाम्पल की बात करें, हमारे जो लीडर्स थे पुराने वाले, लाइक गांधी की बात करें, इसके अंदर गांधी जी ने क्या कहा था, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है ना वो हमारी नीड को पूरा कर सकती हैं, बेशर्त हम लोग लालची ना हो, ठीक है। इंसान क्या है आज, लालची तो है, अपनी ज़रूरत को तो पूरा कर रहा है और उससे वो मुनाफा भी कमाना चाहता है, ठीक है। तो ये गांधी जी की वर्डिंग थी। तो यहाँ तक आज हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसका जो आगे पार्ट आते रहेंगे, पार्ट 1 है ज्योग्राफी का, क्लास 10th का एनसीईआरटी का टॉपिक्स, तो आगे कंटिन्यू रहेंगे और प्लेलिस्ट बनती रहेंगी जिससे आप आसानी से जो है इन चीज़ों को पढ़ सकेंगे। क्योंकि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा टाइम कंजप्शन होता है, बट सारी चीज़ें बिल्कुल जो है आपको 1 to 1 क्लियर हो जाएंगी। जिस बच्चे को क्लास में कोई दिक्कत है पढ़ने में तो वो यहाँ पर आकर क्लियर कर सकता है। क्लास 9 10th का टॉपिक है ये जैसे, और क्लास 6 से हम ज्योग्राफी पढ़ते आ रहे हैं, 7th में पढ़ी, 8th में पढ़ी, 9th में पढ़ी, तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी इसके अंदर ना वो हल्की हल्की सी जो है ना वो ऐड होती रहती हैं चीज़ें, तो वो आपको समझनी ज़रूरी है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और जो भी आपको अच्छा बुरा लगता है, कुछ मेरे बोलने में कुछ अगर आपको लगता है कोई डाटा मैंने राइट नहीं दिया तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू सो मच।